नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि वैदिक ग्रंथों में ऋत शब्द का जो संबंध है वो निम्न में से किस जो है शब्द पद या जो व्यवस्थाएं दी गई हैं इनसे है। ठीक है, तो ऋत का यूज़ जो किया जाता था बेसिकली नैतिक व्यवस्था या फिर जो कह लीजिए नेचुरल ऑर्डर है उसको डिनोट करने के लिए किया जाता था। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें से बिल्कुल करेक्ट है, इसको चुन के आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, सुरा की आहुति निम्न में से किस यज्ञ की विशेषता है। ठीक है, तो वैदिक टाइम पीरियड से ये भी संबंधित है। इस काल में देखेंगे तो कई तरह के यज्ञ जो है परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, अलग अलग उसका पर्पस होता था। तो हम यहाँ पे देखेंगे सौत्राम मणि टाइप का जो यज्ञ होता था उसमें जो है सुरा की आहुति की जाती थी। ठीक है, अब ये सुरा क्या होता था जरा ये हमको कमेंट करिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, तो देखिए वैदिक टाइम पीरियड में जो कह लीजिए हमारा मोनार्की थी। ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे देखिए ये जो है फॉर्म ऑफ कह लीजिए गवर्नेंस के पार्ट हैं। ठीक है, विधत, सभा, परिषद और समिति। ठीक है, तो ये चार के चारों ही जो हैं हमारे ये कह लीजिए सोर्सेज हैं वैदिक मोनार्की के अध्ययन के। ठीक, तो इन टर्म्स को याद रखिएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अभी जो हालिया इस वर्ष का वित्तीय बजट है 2022-23 का। ठीक है, तो उसमें मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो लोग हमारे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है इस बजट में, जिसका नाम है टेली मेंटल प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल माध्यम से जो है इस प्रोग्राम को संचालित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का अनुमानित प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर जो है हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी राशि आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, फाइनेंशियल जो बजट हमारा 2022-23 का इसके हिसाब से। ठीक है, तो इस दौरान जो है सरकार का जो प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा वो लगभग 10.68 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और ये हम देखेंगे तो जो 2020-21 का बजट था हमारा, सॉरी 21-22 का। ठीक है, तो उसके जो रिवाइज एस्टिमेट्स अभी आए हैं तो उसका जो है मतलब रिवाइज एस्टिमेट्स आए थे वो लगभग 8.40 लाख करोड़ थे, तो उससे जो है लगभग 27% अधिक है। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है कि बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक जो कह लीजिए इनिशिएटिव है, तो उसका नेक्स्ट फेज जो है उसको 2022-23 के बजट में क्या नाम दिया गया है, ईज़ ऑफ लिविंग, है ना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अब बजट 2022-23 के अनुसार ही किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एक इनिशिएटिव चल रहा है ना अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में। ठीक, तो उसी के जो है एक कह लीजिए स्वरूप के रूप में, है ना, एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, तो उनके जो है भारतवर्ष में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो है स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो है ये इसका उत्तर है। हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग जो है निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो है हम डिफेंस के जो क्षेत्र में बजट का जो परसेंटेज इन्वेस्ट किया जाएगा ये है अराउंड 8%। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं। अगला देखिए, एक
पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक। तो इकोलॉजी में जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, जो है फूड चेन, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, जैसे एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। तो प्रोड्यूसर है जैसे ग्रास हो गया, ठीक। तो उसके बाद जो है फिर प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पे जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में हम ले लेते हैं जैसे ग्रास होपर होता है ना, जो घास को खाता है कीड़ा, ठीक। इसके बाद हम सेकेंडरी कंज्यूमर ले लेंगे, ठीक। तो जो कि क्या हो जाएगा, फ्रॉग है ना, जो इस कीट को खाएगा, ठीक। उसके बाद हम टर्शरी कंज्यूमर ले लेंगे, जैसे स्नेक है ना। तो टर्शरी कंज्यूमर जो है फ्रॉग को खा लेगा, ठीक। उसके बाद फाइनल कंज्यूमर हम लेते हैं, जैसे ईगल वगैरह हो गया है ना। क्या करते हैं, वो सांप वाप को खा जाते हैं, ठीक। अब जब ईगल भी जो है मान लीजिए किसी कारणवश डेड हो गया है ना, तो उसके बाद इसको जो है इसके जो अवशेष बचे हैं है ना शरीर, तो उसको डीकम्पोज किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया और जो ये आपका कवक यानी फंगस है इसके द्वारा, ठीक। तो इनको क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसको हम चुन लेंगे। अगला देखिए, इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सरफेस वाटर जो है ओशन का, ठीक है, तो वार्म ओशन का जो वाटर है, तो हम जैसे हमने ये पढ़ा होगा ना आपने, जो है करंट्स के बारे में, कोल्ड करंट और हॉट करंट, ठीक है। तो क्या है, अब जो हमारा ये इक्वाडोर का जो एरिया है, और इधर देखेंगे ना आप लैटिन अमेरिका कंट्री, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पेरू, ठीक है। तो इनके कोस्ट के अलॉन्ग जो हमारा वार्म वाटर है वो क्या है आपका, इसको बोलते हैं एल नीनो, है ना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो दो लिस्ट हमारे पास है, एक प्रदूषक की है, दूसरा उससे होने वाले जो जनित रोग हैं उनकी है, ठीक है। तो जो सही नहीं है उसको देख लेते हैं। डी ऑप्शन जो है हमारा ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें लिखा क्या है कि फ्लोराइड आयन के द्वारा अपचन यानी कि इंडाइजेशन होता है, तो ये गलत है। देखेंगे तो फ्लोराइड आयन के जो कह लीजिए ये पॉल्यूशन से है ना, पॉल्यूटेंट जो ये हो जाता है हमारा फ्लोराइड आयन, तो इससे जो है क्रॉनिक ये फ्लोरोसिस होती है, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, आपके जो ये टीथ होंगे है ना, बोन्स वगैरह, ये सब जो है इसमें संक्रमित होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये नहीं सही था, बाकी के तीन ऑप्शन जो है हमारे बिल्कुल ठीक हैं। अगला देखिए, पीलिया रोग जो होता है उससे क्या प्रभावित होता है निम्न में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो लिवर होता है यानी कि यकृत, इसमें ये प्रभावित हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इसके सिम्टम्स जो होते हैं आपने देखा होगा, जैसे कि जैसे शरीर की त्वचा जो है ये पीली पड़ जाती है, आंखें वगैरह येलो होने लगती है ना, बाकी यूरिन और स्टूल सैंपल जो है ये सब जो है इस कलर के होने लगते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो एक काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन है जिसका नाम है बिलरुबिन, है ना। इसकी अधिक्यता जो है शरीर में हो जाती है, इसकी वजह से हमें जो है पीलिया हो जाता है, ठीक। अब तो यहाँ पे इस बिलरुबिन टर्म को भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO के बारे में पढ़ते हैं आप, इसका पूर्ववर्ती है, ठीक है। तो मतलब WTO बेसिकली जो है हमारा कब से अस्तित्व में है, 1995 से, ठीक है। तो उससे पहले जो है इंटरनेशनल ट्रेड को जो है एक तरीके से गवर्न करने वाला एक संस्थान था जिसका नाम था गैट, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। ये जो है प्रभाव में था 1948 से, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको प्रोसीड किया है यहाँ पे WTO ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया था, ठीक है। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंड हुई थी, है ना, 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय ही। तो यहाँ पे इसने ही जो है कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का एक तरीके से कह लीजिए कह के इसका जो है उपहास किया था, ठीक है, कि ये जो है पार्टी सूक्ष्म अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे SBI हो गया है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह हो गया, तो इस तरीके के जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं तो इनके लिए कुछ प्रावधान है, जैसे CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और कुछ और तरीके की जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में होती हैं उनको जो है मेंटेन करने के लिए RBI ने ये प्रावधान कर रखे हैं कि बैंकों को जो है कुछ कंडीशंस जो ये हमारे CRR SLR इस तरीके के जो हैं, तो इनके अंतर्गत जो हमारा कैश है उसको मेंटेन करना है बैंक के अंदर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका जो सुपरविज़न कौन करता है, तो जाहिर सी बात है जो बैंकर्स
है, मतलब बैंकों का बैंक है ना, बैंकर ऑफ बैंक्स, आरबीआई यही करेगा, तो ए ऑप्शन को चुन लेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन नो चेंजर के रूप में नहीं जाना जाता था, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, कुछ लीडर्स थे जो इस विचारधारा के थे कि उनको जो है ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत ज़्यादा जो है एकदम रैपिड चेंजेस वगैरह नहीं एक्सेप्टेबल थे, ठीक है। तो उसमें अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में से देखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये नो चेंजर्स के समूह में थे, और जो नहीं थे वो थे सी आर दास, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, टाइगर रिजर्व और उसकी लोकेशन के संदर्भ में हमको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, टाइगर रिजर्व्स की जो लिस्ट है इसको प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा, अभी रिसेंटली जैसे कुछ इंक्लूड हुए हैं तो पूछे जाने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है सी ऑप्शन। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु लिखा है, ये केरला में है, ठीक है। बाकी के सब ठीक है, सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, रेड शर्ट्स आंदोलन का उद्देश्य निम्न में से क्या था, ठीक है। तो एक रेड शर्ट्स यानी कि हिंदी में इसको लाल कुर्ती के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। तो ये एक विरोध प्रदर्शन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना, और इसका एम क्या था कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना, ठीक है। और ये चलाया किसके गया था, तो फ्रंटियर गांधी के रूप में जिसको आप जानते हैं, खान अबुल गफ्फार खान को, ठीक है, उनके द्वारा इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक। ये जो आपका सिंध वाला रीजन है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, घरेलू वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत कुल लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में समझ लीजिएगा, इकोनॉमी के टर्म्स थोड़े इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, है ना, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, तो उसका कितना प्रतिशत जो है उनको यहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनके लिए करना होता है, जो क्रेडिट दे रहे हैं बैंक हमारे, है ना। तो देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 40% जो है उनको ऋण देना होता है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या क्षेत्र आते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र होते हैं प्रायोरिटी में, ज़रा ये कॉमेंट करिए। अगला है, लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ये क्या होती है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा रिट्स इशू की जाती हैं, है ना, उसका एक फॉर्म होता है हैबियस कॉर्पस। हिंदी में इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पेश किया जाना, ठीक है। अगर जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी होती है तो जो व्यक्ति है उससे संबंधित, है ना, केस से संबंधित, उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना, ठीक। तो हैबियस कॉर्पस का अर्थ ऑप्शन सी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हैबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन शब्द है ना, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, जो नई कैटेगरी हमारी बनाई गई थी 2019 में, तो इसके निर्धारण के लिए जो मानदंड हैं उन पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति जो है उसको नियुक्त किया गया था। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो EWS के जो हमारा ये पैरामीटर्स हैं उसके निर्धारण के लिए यहाँ पे जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम है ऑप्शन डी में अजय भूषण पांडे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, जावेद करीम निम्न में से किस एक एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक हैं, ठीक है। तो जो YouTube आप यूज़ करते हैं उसके को फाउंडर्स में से एक हैं जावेद करीम, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके और जो संस्थापक हैं क्या उनका नाम बता सकते हैं आप। अगला है, देवराय प्रथम के दरबार में आया निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में भी पूछा जाता है आपसे। तो निकोलो कोंटी जो था ये विजयनगर एम्पायर के दौरान यहाँ पे देवराय प्रथम के दरबार में आया, जो कि संबंधित था कहाँ से, इटली से। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत नहीं आया था, ठीक है। तो मुगल सम्राट जो शाहजहां था उसके टाइम पीरियड में हम देखेंगे जॉन लायट, जॉन फ्रियन और पीटर मुंडी, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, है ना। इन तीनों ने जो है यात्रा की है। एडवर्ड टेरी जो है इसने नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राग प्रातःकाल गाया जाता है। प्रातःकाल मतलब जो भोर का समय होता है 4 बजे के आसपास वाला, ठीक है। तो जो म्यूज़िक में आप राग के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो राग भैरव जो है ये प्रातःकाल गाया जाता है।
अगला देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था, ठीक है। तो जो मिलिट्री सर्विसेज हैं उनको हेरिडेटरी यानी कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होने के लिए ऐसा प्रावधान किया था यहाँ पे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया था, ठीक है। तो देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले हमारा अनुच्छेद 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट में, तो ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो है इसको यहाँ से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो एक लीगल राइट है, ठीक है। किस अनुच्छेद में इसको कर दिया गया है? अब अनुच्छेद 300A में, है ना। तो यहाँ से इसको किया गया था किस अमेंडमेंट से? 40 जो है ये 4th अमेंडमेंट है 1978 का, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, तो इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली का जो एरिया है वहाँ के काजी यानी कि उसको न्यायाधीश कहा जाता था उस समय, उसके रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इब्न बतूता को जो है इस पद पे नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला है, अनैतिक यातायात निवारण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। तो एक्ट्स के बारे में भी आपसे उनका वर्ष ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है ये बना था 1956 में। अगला देखिए, बलुआ पत्थर यानी कि जो सैंड स्टोन होता है किस प्रकार की चट्टान है, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो रॉक्स होती हैं 3 प्रकार की मेनली हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फस होती है, ठीक है। तो हमारा जो सैंड स्टोन है ये किस प्रकार का है? तो ये सेडिमेंट्री है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे स्टेट लिस्ट पे कोई मान लीजिए कानून बनाना है जो जिसके लिए संसद भी जो है अधिकृत है, तो ऐसा जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। वहीं पे वो इनिशिएट किया जा सकता है, ऐसा कोई जो है लॉ होगा, ठीक। तो ये प्रावधान हमारे जो आपका ये है ना पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, वहाँ पे माफ़ कीजिएगा 6 में नहीं है, ये हमारा जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है ना, ये आपका ये पार्ट है 11th, ठीक है। तो उसमें अनुच्छेद है 249, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये जो अधिकार है राज्यसभा के पास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको ये देखिए वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, जो कि कहाँ फॉलो होता है? यूके में, ठीक है। और फिर उसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा है, ठीक है, तो सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो कि मेन सरकार का स्वरूप एग्जीक्यूटिव बनाती है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सरकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट यानी कि मंत्रिमंडल वाली सरकार, तो जाहिर सी बात है क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट जो है वो यहाँ पे फंक्शन करते हैं संसदीय स्वरूप में, ठीक। तो इन तीनों के रूप में हम संसदीय स्वरूप को जानते हैं। मोनार्कियल गवर्नमेंट यानी कि जो राजशाही शासन है उस पे जो है सिर्फ किसी एक व्यक्ति का जो है शासन होता है, या एक कह लीजिए ऐसे वंशानुगत प्रणाली चली आ रही है, तो वो जो हो जाता है एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो ए जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 15 जो है उसमें ये वर्डिंग्स लिखी हुई हैं कि जो है जैसे डिस्क्रिमिनेशन है उसको सभी रूपों में प्रोहिबिट किया जाएगा। और ये सभी रूप कौन से हैं? तो इसमें देखिए इंग्लिश में आपको बता देते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस,
कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इन आधारों पे जो है किसी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोका जाएगा। तो उसी क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अब पूछा जा रहा है कि महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। तो जो है सेक्स की कैटेगरी में आ गया ना महिला जेंडर। ठीक है, तो सब क्लॉज 3 जो है 15 का है ना, ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। इसमें लिखा है कि जो है इस आर्टिकल का कोई भी भाग जो स्टेट यानी कि राज्य है यानी कि सरकार है उसको रोकेगा नहीं कोई भी विशेष प्रावधान करने के लिए जो कि महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे महिलाओं को जो है भेदभाव से संरक्षण प्रदान हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में देखेंगे तो प्रावधान किसके बारे में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगला है कि निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर जो कि मसूलीपट्टनम है वहाँ पे किला बनाया था। ठीक है, तो जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो जो कृष्णा नदी का रीजन आप देखते हैं तो जहाँ पे इसका डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ये पोर्ट सिटी है हमारी फिश पोर्ट सिटी, इधर आप देखेंगे ना ईस्ट कोस्ट में मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्ट बनाया था डचों ने, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस समिति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप पढ़ते हैं उसकी स्थापना की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है वो किसके रिकमेंडेशन पे किया गया है, तो एक कमेटी थी के संथानम समिति। ठीक है, इनके जो है सुझाव पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।